हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपको चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में जितने सारे विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले हैं, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फटाफट से देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि इससे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी सवाल मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय आपको सीधा सीधी 5 नंबर दिला सकता है। चलिए देखते हैं सवालों को। दोस्तों पहला सवाल है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से दो उदाहरण दीजिए। खाद्य उपलब्धता मतलब जो खाने का सामान है ना, उस पर जो टेक्निक का क्या यूज हुआ, ठीक है, उसको यहाँ पर आपको इतिहास से दो उदाहरण देने बोला है। तो देखिए, दो उदाहरण निम्नलिखित है। क्या क्या है? यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई और बोगियों का भार को भी कम किया गया। मतलब क्या, यातायात और परिवहन, जब खाने का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था तो कई दिन गाड़ी में रहने के कारण खराब हो जाता था, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ, इसमें सुधार किया गया ताकि चीजें जल्दी पहुंचने लगी। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई और बोगियों का भार को भी कम किया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजार में कम लागत पर ही आसानी से पहुंचा जा सके। क्या, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई ताकि चीजें आसानी से जल्दी पहुंच जाए, ज्यादा दिन रहने पर चीजें खराब हो जाती है, ठीक, इस वजह से। तो पहला चीज तो ये कि चलिए परिवहन का व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से किया गया। रेलगाड़ियां, स्पीड बुलेट ट्रेन लाया गया। बुलेट ट्रेन हालांकि तब नहीं था, अभी आया है, लेकिन तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई। बोगियों का भार को कम किया गया, जिसमें लोग बैठते हैं बोगी, उसका भार को कम किया गया, इस प्रकार से। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, दो उदाहरण, एक तो उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण यह है कि 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। क्या बोल रहा है, 1870 तक यूरोप से, अमेरिका से यूरोप तक इस मांस का निर्यात मतलब ले जाया नहीं जाता था, क्योंकि उस वक्त तक मांस का निर्यात करने का उचित तकनीक नहीं था, कोई टेक्निक मतलब कोई व्यवस्था नहीं था। नई तकनीक के आने पर स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजें भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता था। मतलब समझ रहे हो कि बोल रहा है कि मतलब पहले जो होता था अमेरिका से यूरोप तक जो मांस का निर्यात नहीं होता था, क्योंकि भाई उतना दिन तक कटा हुआ रहेगा तो खराब हो जाएगा। और मान लो कोई गोटा गोटा ही बकरा लेके चल गया तो भाई वो भी 5-7 दिन रहेगा जहाज में, यहाँ आदमियों को खाना नहीं मिलेगा, बकराओं को कौन खिलाएगा, तो वो सूख के आधा हो जाता था, ऐसे भी लॉस हो जाता था। तो इसलिए वजह से क्या किया था, उन लोगों को एक रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित की गई, जिस वजह से खराब चीजें नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है, उनके बारे में बताना है। तो देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या, सबसे पहला है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करता है कि चुनाव में उनकी ही उम्मीदवार की जीत हो। सबसे पहला चीज क्या करता है भाई, वो लोग चुनाव लड़ेगा और चाहता है क्या, उनका ही उम्मीदवार जीते ताकि उसका शासन, उसका सत्ता हो। यह राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। क्या, राजनीतिक दल ही तो बोलते हैं भाई देखो ये पार्टी खराब काम कर रहा है, ये इतनी सारी समस्याएं हैं, ये सरकार कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है, मतलब जनताओं के सामने समस्या को दिखाता है, देखो ये समस्या है, ठीक है, और सरकार से उसका हल चाहता है। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राजनीतिक दल क्या करता है, देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मान लो देश में कोई भी कानून पास हो रहा है, तो अगर राजनीतिक दल, जितने सारे मतलब पार्टी है जो सत्ता में नहीं भी है, वो लोग भी उसमें अपना पक्ष रखेंगे, राय रखेंगे, ठीक है। अगर कुछ खराब कानून सरकार ला रही है तो उसका विरोध करेंगे। तो इसलिए राजनीतिक दल क्या करता है, कोई भी कानून जो निर्माण होता है इसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं राजनीतिक दल, ठीक है। अगला दोस्तों है कि राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं, इनमें जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। राजनीतिक दल क्या करती है, चुनाव लड़ने से पहले नहीं रखती है भाई ये भी ये हमारे पार्टी का नीति है, कार्यक्रम को रखते हैं, जिसे जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है, अपने पसंद का पार्टी को चुनती है, ठीक है। बोलता है मैं अगर जीता, जैसे हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई मैं जीता तो झारखंड के सारी युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, मतलब मैक्सिमम युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। अपना पहले चुनाव से एक वादा करते हैं, अपना कार्यक्रम बताते हैं कि इस प्रकार से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इस प्रकार चुनाव जीतने के बाद लोगों का हेल्प करेंगे, ठीक है। और फिर जनता को जो अच्छा लगता है जनता उसको सिलेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन बाद चुनाव जीतने के बाद कौन मैं तू कौन तू, आगे देखो। अगला पॉइंट है, राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं। तो सही बात है भाई, चुनाव लड़कर क्या बनाते हैं, सरकार बनाता है। चुनाव में हारने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका अदा करता है। जो चुनाव में हार जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, विपक्ष की भूमिका अदा करता है, वो सरकार के बुरे कार्यों पर अंकुश लगाते हैं। क्योंकि अगर सरकार पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होता तो निरंकुश शासन हो जाएगा। भाई कोई अगर एक ही पार्टी होता, उसी का वर्चस्व होता, तब तो जनता की सुनता ही नहीं, बोलेगा भाई जनता तो हमें ही वोट देगा। लेकिन जब कई सारी पार्टी होती है, ठीक है, एक पार्टी जीतती है, दूसरा पार्टी जब हार जाती है, तो ये जो पार्टी होती है सामने वाला बड़ी हारने, मतलब मान लो ये टोटल 100 वोट है, ठीक है, 100 सीट है, इसमें से इनको मिल गया 55 सीट और इसको मिला 40 सीट, ठीक है, बाकी 5 सीट किसी और पार्टी को मिल गया। तो ये क्या, ये विपक्ष की भूमिका अदा करेगा। ये मेरी पार्टी जीत के ज्यादा वोट मिला और ये विपक्षी पार्टी बनेगा, विपक्षी पार्टी। और ये अगर कुछ गलत काम करता है तो भाई इसका खुलकर विरोध करेगा, अरे तू ऐसा काम नहीं कर सकता है,
ठीक है। तो सत्ता जीता है तो शासन जीता है, मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी काम गलत काम करेगा, तो उसको रोकता है, बुरे कार्यों पर अंकुश लगाता है। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रित स्थापित करती है। बुरा दूसरे देशों में किस प्रकार जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो होती है उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है, किस प्रकार से प्रोडक्ट मतलब तैयार करती है या उस पर नियंत्रित करती है। तो देखो दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रित स्थापित करना करती है। कैसे करती है? तो पहला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो तथा जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो। वो रहा क्या, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, बहुराष्ट्रीय मतलब क्या, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो जो उसका मतलब कई देशों में इसका कारोबार होता है, ठीक है। वो लोग कहाँ पे लगाता है? तो वो लोग बाजार के बिल्कुल नजदीक, ताकि मतलब बाजार में सामान सप्लाई कर सके, ठीक है। और वहां जहां पर कुशल श्रमिक हो, अकुशल श्रमिक हो, जहां पर लेबर कॉस्ट ज्यादा ना हो, वहां पर इस प्रकार से वो लोग कंपनियां स्थापित करती है। अगला पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रचार करना। देखो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है कि सब या तो वो लोग करते हैं कि स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। मान लो तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भाई व्यापार बहुत देशों में होता है, तो जो लोकल का कोई मान लो छोटा मोटा कंपनी है क्या, उसका टाइप कर लिया और पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी को बड़ा करता है, दोनों मिलकर उत्पादन करता है। क्योंकि लोकल कंपनी को आसपास के लोगों के बारे में पता होता है, ठीक है, वो लोग बनाए कंपनी होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जाके मिल जाता है, इन्वेस्ट करता है, उसमें उत्पादन करता है। या फिर ये भी करता है कि भाई जो कोई बना बनाए कंपनी है उसको खरीद लेता है, छोटा मोटा कंपनी को, ठीक है, और उस पर वो अपना उत्पादन शुरू कर देता है। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। जो विकसित देश है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब देशों में, ठीक है, क्या करता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होता है ना, छोटे छोटे जो उत्पादक होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे उत्पादक जो कम कम माल तैयार करते हैं, उन लोगों को उत्पादन का ऑर्डर देती है, ठीक है। मान लो ये क्या एक बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, जबकि ये लोग क्या करता है, कोई कपड़ा निर्माण कर रहा है, तो छोटे जो बुनकर होता है, जो छोटे छोटे उत्पादक होता है, इसको ऑर्डर दे दिया, भाई तू मुझे 100 कपड़ा बना के देना, ठीक है, क्वालिटी ऐसा होना चाहिए, और इससे का 100 कपड़ा लाया और इसमें अपना ब्रांड ठप्पा मार दिया, बस इसका ब्रांड हो गया। तो इस प्रकार से ये लोग अपना कंपनियां चलाती है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से माल तैयार करके अपना नाम से बेचती है और अपने ब्रांड का नाम देती है। बिल्कुल ये चीज मैंने बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, छोटे उत्पादकों से माल तैयार करके अपना नाम से बेचती है। हाँ, वो छोटे उत्पादकों को माल का ऑर्डर देता है, लेकिन छोटे उत्पादकों में कुछ भी नाम नहीं होता है, ठीक है। वो बस ब्लैंक मतलब कोई भी कपड़ा तैयार करने दे ले लिया और उस पर अपना लेबल चढ़ाता है, अपना ब्रांड चढ़ाता है और अपने ब्रांड्स के नाम से उसे बेचता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है, जो उनके हितों का देखभाल करती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी देखती है कि भाई सरकार ने कौन सा नीति लाया जो हमारे लिए लाभकारी है, और उसको यूज करके और ज्यादा मुनाफा कमा लेता है। सही है। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्या कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन कर। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। तो देखो नाम से पता चला, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि मतलब बस जीवन को निर्वाह करने के लिए ऐसी खेती होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। जब किसी खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट किसी तरह भर जाए, तो ऐसी खेती को प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। मतलब बस ज्यादा नहीं भाई, चलो परिवार का पेट से भर जाए, तो इस प्रकार जो कृषि होती है ना, उसे बोलते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह। देखो जीवन निर्वाह नाम से पता चलेगा, कभी भी नहीं बोलोगे जीवन निर्वाह, यानी कि बस जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन चलाने के लिए, पेट को भरने के लिए जो खेती होती है उसे बोलते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। भाई छोटे जो एरिया होता है, छोटा अपना बागान होता है, उसमें किया जाता है। आदिम औजार तथा परिवार की सहायता से इस तरह की खेती की जाती है। मतलब आदिम औजार मतलब भाई पुराने प्रकार का, जैसे जो होता है, नई टेक्निक का यूज नहीं होता है कि चले भाई ट्रैक्टर चला के खेत में हल जोत दिए, उस प्रकार नहीं। छोटा छोटा जो खुरपी उर्पी होता है, उस सब से जमीन को कोड़ करके फिर उसमें सब्जी लगाया जाता है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। मतलब मानसून भाई जब बरसात होती है तो इस प्रकार की खेती होती है, क्योंकि वो लोग सिंचाई का भी व्यवस्था वो लोग पास नहीं होता है। अगर बरसात हुआ तो उस पर वो लोग डिपेंड होता है। और प्राकृतिक उर्वरता, उस पर कोई खाद नहीं डालते हैं। भाई घर का खाएंगे तो खाद क्यों डालेंगे। ऐसी खेती में जलवायु के अनुसार फसल चुनाव किया था कि भाई कैसा मौसम है, कैसा जलवायु है, उसके अनुसार हम फसल चुनते हैं कि आलू का मौसम में आलू लगा देंगे, प्याज का मौसम में थोड़ा बहुत प्याज लगा देंगे, टमाटर के मौसम में टमाटर लगा देंगे, गोभी का मौसम में गोभी लगा देंगे। जैसा भी है मौसम गोभी का तो गोभी खा रहे हो। इस प्रकार से जैसे धान के दिनों में धान रोपा जाता है, गेहूं के दिनों में गेहूं रोपा जाता है, इस प्रकार से हर एक एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आज ये महत्वपूर्ण वीडियो। एक भी सवाल मिस मत करना, मैं आप लोग का बहुत इसमें वीडियो अपलोड का मैं इस प्रकार समझने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग समझ जाओ, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।